सारे देशवासियों का स्वागत है। हमारे पास में मौजूद है बलराज दबाज। इनकी विशेषताएं बताना मैं शुरू करता हूँ, बहुत छोटे शब्दों में बताना पसंद करूंगा। यहाँ दिल्ली में अपना घर आश्रम है जो बेसहारा बुजुर्गों को अपने पास में रखते हैं। कूट खुर्द के अंदर जो अपना घर आश्रम है उसकी तकरीबन देखभाल लोग वहां पे रह रहे बेसहारा लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया, साफ सफाई हुई कि नहीं, उनके कपड़े बदले गए कि नहीं भाई, इन सारी चीजों पे प्रधान की तरह नजर रखते हैं और उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं बलराज। मैंने इनके बारे में एक और चीज देखी, यहाँ के कूट कुर्द के कुछ कुछ बेसहारा लोगों को किसी और आश्रम में ले जाया गया। थोड़े दिमागी रूप से कमजोर होते हैं वो लोग। मैंने बड़ा हक्का बक्का होकर वो दृश्य देखा। आमतौर पर बाबा आमटे या मदर टेरेसा की कहानियों में देखा कि वो लोग 2 साल बाद भी इनको पहचान गए, उनके गले से ऐसे चिपट गए जैसे जुड़वा भाई हुआ आपस में, सगे भाइयों की तरह बहुत सालों के बाद में मिले। ऐसा मैंने वहां दृश्य देखा। वो लोग दिमागी रूप से कमजोर थे, कम बोल भी नहीं पाते सही से। इनको देख के पहचान के गले चिपट गए क्योंकि ये उनकी बड़े प्रेम से देखभाल करते हैं। दूसरी बात पर आता हूँ, कूटखुर्द गांव या बरवाला गांव में जब भी किसी प्रकार का कोई चुनाव होता है तो चुनाव लड़ने वाले नुमाइंदे कहीं पर भी हो, लेकिन अपनी हिमायत के लिए हर कोई, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, बलराज दबाज के पास जरूर जाता है क्योंकि ये बहुत जोरदार व्यक्ति है इस क्षेत्र के। आप चौधरी समझ लीजिए कि अगर चुनाव जीतना है या चुनाव लड़ना है तो बलराज दबाज का आशीर्वाद लेना है। तीसरी बात पे आता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप चारों तरफ देखिए, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि एक नजर दौड़ाएं। आप चारों तरफ देखिए, हम इस समय स्केटिंग रिंग के अंदर मौजूद है। ये दिल्ली का सबसे विशाल का स्केटिंग रिंग है। स्केटिंग के नाम पे दिल्ली में आमतौर पर पहले से बड़ी कम तवज्जो दी जाती थी। एक बवाना के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में बहुत मात्र छोटा सा एक इस रिंग की खेल से जुड़ी हुई गतिविधियों से शुरुआत करता हूँ। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई बड़े विशेषता से भरे हुए व्यक्ति है। सबसे पहले ये बताइए, दिल्ली में मैं पिछले खुद भी कभी बचपन में या लड़कपन में खेल इसका स्केटिंग का शौकीन रहा हूँ। बहुत से लोग मिलते हैं लेकिन स्केटिंग रिंग बच्चों को नहीं मिल पाता था, कहीं और जाना पड़ता था। इतना विशाल का विराट बढ़िया सिंथेटिक रिंग बनाने का विचार कैसे आया? तो जी एक बार मैं 2012-13 में पुणे गया था। ठीक है। मैं पुणे में देखा हुआ था, वहां पर बहुत अच्छा था। ये मेरे वहां से विचार मन में आया कि दिल्ली के अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए तो कहीं भी नहीं हो। ये नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला 250 मीटर रोल स्केटिंग ट्रैक है ये। इसे में मन में ये विचार आया था कि हम स्पोर्ट्स के नेशनल कबड्डी के और रेसलिंग के प्लेयर रहे थे, लेकिन हमारे टाइम पर हर चीज का अभाव था। ना कोई नजदीक स्टेडियम था, ना कोई खेलने के लिए कोई सुविधा थी उस टाइम में। सन 74 में मैंने हायर सेकेंडरी की थी और 77 में हंसराज कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। क्या बात है। हाँ, तो उस टाइम ये बहुत देहात के अंदर, रूरल एरिया के अंदर स्टेडियम थे, ना बसें थी, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, तो इसलिए ये भाव सोच के मेरे मन में एक ही भावना आई थी, पैसा तो हर लोग कमाता है लेकिन ऐसी छाप होनी चाहिए देहात के अंदर, पता लगना चाहिए बच्चों को, अगर सुविधा मिले स्पोर्ट्स की। मेरे पास बैडमिंटन ग्राउंड है 4, ये स्केटिंग रोलर ये ट्रैक इसलिए बनवाया कि दिल्ली के सारे ऑल दिल्ली गुड़गांव में थे यहाँ पर। अच्छा। और दो जिस टाइम कोई होता है प्रोग्राम तो दिन रात 24 घंटे बच्चे यहाँ पर आते हैं। 59वां नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप 2021 में पहली बार दिल्ली के अंदर हुई है जी। ये इसी रिंग में 2021 में दिसंबर में हुआ था। ये पहली बार 59वां नेशनल हुआ था, पहली बार दिल्ली के अंदर हुआ है, क्योंकि पहले स्टेडियम था ही नहीं इतना बड़ा। और ये तो इसमें तो दिल्ली में तो है ही नहीं, गुड़गांव में नहीं है, मोहाली में वो भी छोटा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्केटिंग ग्राउंड हमारा पूट के अंदर है जी। ये मैं देहात को, दिल्ली को एक तोहफा दिया मैंने। अभी चलो बच्चों के लिए देखो कितने बच्चे, अभी 50 बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कम से कम 100 बच्चे रोजाना, 100-150 बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। कितने बच्चों का भविष्य बनता है। अभी टीम हमारी सितंबर में जाएगी बाहर, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2-3 बच्चे यहाँ से सिलेक्शन हुआ गए हुए वहां पर। तो किसी बच्चा भविष्य बनता है हमारी मेहनत से, हमारी कोशिश से, तो बहुत अच्छा कोई बच्चा बाहर निकल के आता है। तो इसलिए मैंने स्पोर्ट्स का सारा, लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड भी है, क्रिकेट का भी है, शूटिंग का ग्राउंड भी मेरे पास है। तो सब बच्चों को सुविधा देने के लिए अपने मन में एक जागृति पैदा हुई थी, देहात के लिए खास कर ये ऐसी चीजें बननी चाहिए कि हमें तो अभाव रहा है लेकिन आगे बच्चे, आने वाले बच्चों को ये असुविधा न हो। इसलिए मैंने ये सोच करके एक नई चीज दिल्ली के अंदर बनाई थी। दर्शकों को मैं बताना पसंद करूंगा कि आउटर दिल्ली इंटरनेशनल एक सबसे बड़ा, लंबा चौड़ा, विशाल का स्कूल है। मतलब इतनी ज्यादा जमीन या इतनी ग्रीनरी शहरी इलाकों में भी किसी स्कूल में नहीं है।
स्कूल खोलने की बात जब भी आती है, मैं बेहिचक कहना पसंद करूंगा कि स्कूल माली लोग प्राथमिकता देते हैं शहरी इलाकों के अंदर में स्कूल खोलने पे। शहरी इलाकों के अंदर स्कूल खोलते हैं, खासकर ऐसे जो पॉश एरिया है। बलराज जी की मैं वाकई इस बात में इंसानी तौर पे प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने जहाँ पे फीस भी थोड़ी कम मिल पाती है, ऐसी जगह पे देहात एरिया के अंदर में सबसे विशाल का स्कूल खोला। इतना लंबा चौड़ा स्कूल आमतौर पर रोहिणी और आसपास के क्षेत्रों में जो डीडीए की लैंड में बना हुआ स्कूल है, उनके पास में भी नहीं है जो यहाँ पर है। इतना विशाल का स्कूल खोलने का, और देहात एरिया में जहाँ पे तो फीस भी इतने आम नहीं मिल पाती है, कैसे लोग तो बसंत कुंज, पंजाबी बाग जैसे इलाकों में भागते हैं स्कूल खोलने। देव जी ये सब ऊपर वाली कृपा होती है। जैसे मैं बाड़ा में अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा। तो वहाँ सेवा करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि ठाकुर जी कृपा होती है सब। तो इसलिए मेरे मन में ये विचार आया था कि न कि हम पैसा कमा करके किसी काम को आगे बढ़ाए, लेकिन ये तो एक अपनी हॉबी थी कि एक विशाल चीज देहात के अंदर बने। कमर्शियल चीज में मैं कुछ भी यहाँ कमा सकता हूँ, कमर्शियल नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को नाम चाहिए। यहाँ भी देहात के अंदर बलराज दवास ने एक ऐसी चीज बनाई है, सबको पता लगे वाकई में चीज है। ये अपना ये शुरू से ये अपनी इच्छा थी। मैंने कैप्टन चांदू बड़ा अखाड़ा चलाया था, मास्टर निगराम अखाड़े में रेसलिंग करता था, नेशनल कबड्डी खेला 2-3 बार, नेशनल प्लेयर रेसलिंग का भी रहा हूं मैं। लेकिन एक मन में इच्छा भावना थी, एक बच्चों की सुविधा के लिए वो ऐसा कम्प्लेक्स बना जाए पूरा, जो दिल्ली देहात के दिल्ली में कहीं भी नहीं हो। वो मेरी इच्छा थी। मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और मुझे संतुष्टि इस काम से से निकलेंगे तो हमारा नाम होगा, ये हमारी संतुष्टि इस बात की हमारे को। थोड़ी सी बात स्कूल के विषय में कर लेते हैं। स्कूल कहाँ तक है, कितने साल होगा, कितने बच्चे हैं? ये 2014 में मैंने स्कूल खोला था जी, और आज 10-11 साल हो गए हमारे को इस स्कूल के अंदर। ये उस टाइम शुरू में 500 बच्चे आए थे, अंदर 1200-1300 बच्चे स्कूल के अंदर हैं जी। ये दिल्ली देहात की सारे यहाँ से 10-15 गांव के बच्चे आते हैं, इसमें 1200 1250 बच्चे इस टाइम स्कूल के अंदर हैं जी हमारे अच्छा, अंदर कोई बिजनेसमैन आदमी नहीं जगह के शहरी इलाके में बढ़िया हाई फाई खोल लूं, मोटी फीसें आए वगैरह टाइप से? इतना विराट ये स्कूल तो सच में इस सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 37 तक नहीं है। देखो सर, मैं योगी आदमी हूँ, देवेंद्र ब्रह्मचारी जो होते थे उनका शिष्य हूँ। 81 में ट्रेनिंग करके था, योगा टीचर भी लग गया था मैं। लेकिन वे कहते हैं संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। हमें संतुष्टि इसी काम के अंदर संतुष्टि है कि ना ज्यादा पैसा ना कमा करके संतुष्टि कहीं हो जाए, वहीं आदमी की इच्छा आदमी अनंत होती है, इच्छा कहीं पूरी नहीं होती। लेकिन संतुष्टि इस काम के अंदर कि बच्चों को खेलने की जगह मिल गई, स्कूल बच्चों की सुविधा, ये अपना जन सेवा से शुरू से जुड़ा हुआ हूं मैं। हमारे गांव में राधा कृष्ण मंदिर है, 90 में गांव ने प्रधान बना, तब मैं देखता हूँ उसको। मेन रोड पे बड़ा अच्छा बड़ा मंदिर है, साध महाराज मंदिर है। तो अपना शुरू से सेवा भावना थी। हंसराज कॉलेज में पढ़ता, जब मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहा हूँ 3 साल तक, तो शुरू से मन में भावना थी सेवा करने की। तो अब भी भाव है, सेवा करने का ही भाव अपने अंदर, न कि पैसे कमाने का। वो उससे कोई अपना स्वार्थ नहीं है, पैसे से अपनी भावना है बना रखा है। ये अपना भाव था एक बस। अपना घर आश्रम से कैसे जुड़ा हो? स्कूल समझ में आया, स्केटिंग रिंग समझ में आया, इस बीच में दुखियारों जहाँ बेसहारा लावारिस लोग रखे जाते हैं, अब कुछ उन्हें मानसिक रूप से कमजोर भी हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का, प्यार करने का, प्यार बांटने का कैसे मन में विचार? 2012 में ये आश्रम यहाँ खुला था, मेरे को किसी ने बुलाया, ये आपके हिसाब की चीज है। मैंने देखा है 2 महीना वहां पर। जो इसके संस्थापक हैं BM भारद्वाज जी डॉक्टर, वो उसकी मिसिज, दोनों ने संकल्प लिया था शादी करने से पहले। उन्होंने संतान पैदा नहीं की। अच्छा। हाँ, उनके पास संतान नहीं है बिल्कुल भी, और ना उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई बैंक अकाउंट है। और डॉक्टर साहब कभी ना पैसे को हाथ लगाते, पैसे को नहीं छूते हुए। अच्छा। करोड़पति में आए थे 2019 के अंदर। अमिताभ बच्चन ने कहा था आप कैसे चलाते हो इसको? ले ठाकुर जी चिट्ठी लिखते हैं, हम अपने आश्रम के अंदर, एक आश्रम का हमारा पूट आश्रम कम से कम 1 लाख रुपए रोजा खर्चा है। अच्छा। किसी की पर्ची निकाल के बाद जाकर के चंदा नहीं मांगते, ठाकुर जी नाम चिट्ठी लिख देते हैं, जो कोई इच्छा मांगते हैं पूरी हो जाती है जी। ये होता ही नहीं, कभी नहीं हो पूरी नहीं होती। तो हम ये समझते हैं, डॉक्टर साहब इस बात को कहते हैं कि आपकी सेवा में अभाव है, नहीं पूरा होता है। तो वहां पर ठाकुर जी ने बुद्धि दे रखी है भी, जो इतने ऐसा बेसहारा लोग रोडों पे पड़े होते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, जिसको छूता भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस वाले निकल जाते हैं दौरे से, कोई देख कर चला जाता है, कोई होता है उनको। हमारे पास 7 एम्बुलेंस है, रोजाना 3 गाड़ी 4 गाड़ी सर्च पे जाती है सुबह से। हमें आज तक 9,000 प्रभु जी यहाँ पर एडमिशन किया है। अच्छा, 105 प्रभु जी हमारे आश्रम में है। हर महीने में रूप से कमजोर है। हाँ, जो लगभग 80% मन बुद्धि है, कोई साइकेटिक है,
कोई अपने घर से भी छुट गया, वैसे ही कोई रास्ता भूल जाता है। ऐसे होते हैं, सारे मन बुद्धि होते हैं लगभग। कोई हर बीमारी के होते हैं, जैसे कोई आश्रम वालों को सूचना मिलती है तो अपनी एम्बुलेंस हाँ से उठा के ले आते अपनी हैं। एम्बुलेंस से, वो वैसे सस्ती जाती है हमारी गाड़ी, 2-3 गाड़ी डेली दिल्ली में घूमती है। कहीं भी देखते हैं ऐसा पड़ा है, उसको उठा के लाते हैं जी। और कहीं भी रात को 12 बजे ही फोन आ गया तो 12 बजे हम गाड़ी भेजेंगे, उसको सर से उठा के लाएंगे। उसको ला करके सबसे पहले अभिषेक करते हैं, कटिंग वटिंग करके जो बिल्कुल ऐसे क्लीन चिट कर देते हैं। उसके बाद फिर उसका सैंपल करवाते हैं, सारी दवाइयां देते हैं रिपोर्ट के हिसाब से। हमारे पास 4 डॉक्टर यहाँ पर, एक डॉक्टर डेली आता है दिन में। अच्छा। हाँ जी, मेडिकल स्टाफ है हमारा, जीएनएम एनएम 4 लड़के हैं हमारे यहाँ, 50 आदमियों स्टाफ है। और जो सारी सेवा करते हैं उनको रोजाना सुबह नवाना, कटिंग करना, दवाई देना, टाइम पे दोनों टाइम दवाई दी जाती है। सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, हर चीज सुविधा के अनुसार दी जाती है। कुछ भी यहाँ पर रहने के बाद उसको घर के सा भाव होता है। अपना घर आश्रम के अंदर जो वे आते हैं उन्हें घर के सा महसूस होता है। उसके बाद वे ठीक होते हैं। अपना काउंसलिंग करने से पता बता देते हैं तो उनको घर भेज देते हैं। 30-40 प्रभु जी हर महीने हम घर भेज देते हैं। और 125 से 150 रुपये काम है। कोई समझे कि मैं कर रहा हूं, हमारा कुछ ताकत नहीं, ऊपर वाला काम है। जिसने सेवा करनी है करो वहां पर। कितने साल से आपका जाना आना है? 12 साल से शुरू से ही अपने राष्ट्र में जुड़ा हुआ हूं मैं। 6 साल से प्रधान रहा था, अब वहां का संरक्षक हूं मैं। अच्छा, हाँ, कंटिन्यू डेली जाते हैं आप वहाँ डेली पर? जाता हूँ। दिल्ली से आउट हो तो बात दूसरी ना, दिल्ली कितना जरूरी काम हो, मैं सुबह 10 से 1, शाम को 4 से 6, 5-4 घंटे डेली वहां पर सेवा करता हूँ, सारा मैं सिस्टम। आपको एक दृश्य दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद में। मैं बताऊं दर्शकों कि मैं अच्छा इंसान हूं और सच में इन लोगों पे मेरी भी थोड़ी दया रहती है। उसके बावजूद मुझे कहने में हर्ज नहीं कि जब मुझे अपना घर आश्रम के यहाँ के लोग वहाँ पंजाब खोड़ में जब टकराए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिना लाग लपेट के कि वहां उन मंदबुद्धि लोगों को देख के मेरा उनसे कोई चिपटने का या उन्हें हाथ लगाने का मन हुआ। मेरे मन में भी एक हिचकिचाहट थी। मुझे ये बताते हुए बड़ी हैरानी है, ऐसा मैंने हिंदी फिल्मों में किसी संत महात्मा के दृश्य देखे हैं। वो मंदबुद्धि लोग मैले कुछ मैं तो नहीं, मतलब साफ सुथरे लेकिन फिर भी काले पीले थे, बलराज जी के पास आए और ऐसे गले लग गए जैसे छोटा शिशु बच्चा अपनी माँ के गोद में लग जाता है, जैसे भागता हुआ बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़ जाता। और बड़े प्रेम से बलराज जी ने उनको अपना, कोई घिनियाए नहीं है, किसी के साथ कोई इन्होंने वो हिचक नहीं दिखाई जो मेरे मन में थी। सबसे बड़े प्रेम से उनके जिस्म को अपने साथ लगा। तो बड़ा मार्मिक दृश्य था, वाकई मेरे अंदर का मनुष्य हिल गया। बड़ा पवित्र पावन दृश्य था। कैसे लगा हुआ आपको? लोग बाग मेरे जैसे भी हिचकते हैं यार, इनको कैसे छुए, और आप तो उनको बिल्कुल प्यार से गले लगाए हुए थे। जैसे डॉक्टर बीएम भारद्वाज जी है, उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया था कि संतान पैदा नहीं करी, इतना बड़ा त्याग उन्होंने कर रखा है। तो हम जो छोटे हैं उसके ये शाखा है उसकी, उन्होंने इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा पेड़ लगाया है जिन्होंने। आज वहां पर 6,000 से ज्यादा प्रभु जी, लेडीज, जेंट्स, बच्चे हैं वहां पर। भटपुर के अंदर हेड ऑफिस है हमारा। तो उनकी हम भी छोटा काम करें तो एक शाखा उसे संभालते हैं हम तो। यहाँ पे तकरीबन आने वाले जितने भी वो प्रभु जी होते हैं सब आपको पहचानते हैं? हाँ, सब पहचानते हैं, क्योंकि दिन में रोजाना विजिट करता हूँ, समस्या अच्छा, आप पूछता उनके हूँ उनको। हालचाल पूछते हैं? दिन में 2 बार उनका हालचाल पूछता हूँ। प्रभु जी कैसे हो, नाम बोल के अच्छा। लगभग नाम पता हो जाता है। अच्छा। क्या समस्या तेरे को, किसी को बीमार है, कोई कहता है मेरे को ये समस्या है। हर आदमी समस्या दिन में पूछता हूँ। 20-30 की समस्या होती है तो 1 घंटे में 10 की समस्या समाधान हो गया तो पीछे पीछे घूमते हैं, बाबू जी मेरे घर भेज दो, मेरी ये समस्या, उनका समाधान हो जाता है। उनका होने के बाद तो वे प्रेम अपने आप ही करते क्या हैं। बात है, सच में बड़ा ये वाली चीज ना कसम से मेरे अंदर के इंसान को छू गई। वाकई बड़ा अच्छा लगा। सच में बड़े महान आदमी आप। मैं नहीं ये चक मैं हिचक पा रहा था, मैं देख रहा था कैसे प्रेम से वो भाग भाग के आपके पास आ रहे थे। तो डॉक्टर साहब इतना बड़ा काम करें तो हम तो छोटे हैं उसके शाखा हैं उसकी जी। अच्छा काम अच्छा ही होता है, चाहे वो कोई बड़ा आदमी करे या कम बड़ा आदमी करे, कोई भी इंसान करे। हम मौजूद हैं इस समय पूट खुर्द में, जहां पर आप देख रहे हैं ये स्केटिंग रिंग है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग है। दिल्ली से लेके पुणे तक ये सबसे बड़े रिंग में से एक गिना जाता है। दिल्ली में तो स्केटिंग रिंग के नाम पे एक भवाना राजीव गांधी खेल स्टेडियम में एक छोटा सा स्केटिंग रिंग है, पर इतना विशालकाय बड़ा 2000 मीटर तक लंबा रिंग यहीं पर मौजूद है।
स्केटिंग में झूमते हुए बच्चों को देखिए, पहिए वाले जूते के ऊपर रेस लगाते हुए बच्चों को देखिए, मज़ा आ जाता है। इतना मज़ा तो सच में किसी और गेम में, इसमें तो ऐसा लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। दबास जी हमारे पास मौजूद है। अभी हमने आपको स्केटिंग रिंग दिखाया, अब हम इसकी अगली एक अनुपम विशेषता दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड के बारे में बताइए, कब स्थापित हुआ और कितने बच्चे सीखते हैं? अब क्रिकेट ग्राउंड जी 2015 में शुरू हो गया था ये जी। और हमारे पास कम 50 बच्चे यहाँ पर क्रिकेट वाले खेल, छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल अच्छा। से लेकर, इधर देखो है ना जी। 4-5 साल से लेकर के। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं, बोलते जाइए। छोटे छोटे तो ये बच्चे हैं जो ये आप सभी, देख रहे हैं जी। ये सारे बच्चे 50 के लगभग बच्चे हैं, सभी यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, सारे खेलते हैं। अच्छा। ये 3 से 7 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम 2 कोच है यहाँ पर। अच्छा। ये कोच बताएंगे 50-60 जीआर बच्चे। इंटरनेशनल के बच्चे हैं, ये सभी जगह के अलग एकेडमी है, एकेडमी के अंदर बाहर का कोच लगा हुआ है। ठीक है। सब स्कूल के बच्चे तो सुबह 8 से 2 बजे तक जो पीरियड होता है उसके अंदर खेलते हैं, बाकी समय में ये प्राइवेट कोच हायर कर रखे हैं। अच्छा। ये अपने बच्चे लाते हैं, यहाँ पर खिलाते हैं। नाम देख सकते हैं, सामने क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है दर्शकों। वो सामने नेट लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, प्रैक्टिस होती है। ये वो बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ खेलने के लिए आए हुए हैं। ये आउटसाइडर बच्चे हैं, अलग अलग दिल्ली के कोनों से यहाँ पर आए हुए हैं। 2 कोच हैं जो यहाँ पे क्रिकेट सिखाने जैसी व्यवस्था करते हैं। जीआर इंटरनेशनल स्कूल पढ़ाई के अलावा ये बहुत अच्छी बात है कि खेल भावना को, खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। जी। तो मौजूद है, ये कोच साहब है जो हमें बताने जा रहे हैं। ये जो हम बड़े सुंदर सुंदर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, कितने समय करते हैं? ये काफी टाइम से मेरे पास बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। हाँ जी। और कितने बच्चे लगभग रोजाना आते हैं? रोजाना मेरे पास 30 से 50 बच्चे के आसपास कुछ मेरे इस पास। स्टेडियम के बारे में बताइए जहाँ पे, और कुछ इस ग्राउंड के बारे में बताइए। जी, ग्राउंड तो हमारे स्कूल का ग्राउंड है, काफी अच्छा ग्राउंड है, सारी अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, रोजाना लगभग कितने बच्चे यहाँ आते हैं? जो रोजाना मेरे क्रिकेट के बच्चे 30 से 50 के आसपास। बहुत बढ़िया। और इन बच्चों को आगे जाके जोनल में, नेशनल में, स्टेट में भी मौका मिल पाता जी है? बिल्कुल, अभी जोन शुरू होने वाला है बच्चों का। तो पिछले साल वाले जोन में भी आपके बच्चे मेरे गए थे? बच्चे 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जोन में। जी जी। तो मेरे बच्चे जोन खेल कर आए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। लॉन्ग टेनिस ग्राउंड में मौजूद है। लॉन्ग टेनिस ग्राउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये लॉन्ग टेनिस ग्राउंड के बारे में बता दूं कि आमतौर पे जो शहरों के बड़े बड़े इलाकों के अंदर पहुंच स्कूल भी है, वहां पर भी लॉन्ग टेनिस ग्राउंड आमतौर पे अवेलेबल नहीं होता। वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं और गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट टाइप की जगह पे लेकर जाते हैं। ये लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड बनाने का इरादा कैसे आया? स्पोर्ट्स का सारा इरादा था ना जी, जैसे क्रिकेट का बनाया, स्केटिंग का बनाया, बैडमिंटन का, तो सारे स्पोर्ट्स के सारे खेल होने चाहिए। अच्छा। अगले साल प्रपोजल यहाँ पर अपना स्विमिंग पूल बनाएंगे जी। अरे वाह। तो हर सुविधा देहात के अंदर, मैंने कहा था देहात के अंदर हर सुविधा देने का अपना मन है, और ऊपर वाला चाहेगा हर सुविधा देंगे जी हम। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं और कितने साल से ये प्रारंभ है? ये 2016 से स्टार्ट हो गया था जी, 8-9 साल हो गए इसको, और यहाँ पर 30-35 बच्चे यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए। वो सब क्या? ज्ञान। ज्ञान जी मुझे सर। दे दीजिए। जो लोग ना जानते हो मैं बता दूं कि ये वो रैकेट है जो लॉन्ग टेनिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। 2 खिलाड़ी होते हैं, नेट के इस पर 2 ही होते हैं ना? यस सर। अच्छा, जो लोग नहीं जानते 2 भी होते हैं सर, डबल्स में 4 होते हैं। अच्छा, डबल में 4 क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम मालूम, इसलिए। पहले तो ये बताइए कि कब से आप यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2016 से। कितने बच्चे हैं? 35 बच्चे हैं। अच्छा, तो बच्चे इस बीच में जो खेल रहे हैं, पिछले साल या उससे पिछले साल जोनल में, स्टेट में इत्यादि वगैरह में? आप देख रहे हैं ये लॉन्ग टेनिस गेम खेला जा रहा है। इतना बड़ा स्टेडियम, इतना बड़ा ग्राउंड बहुत कम अवेलेबल हो पाता है। अगर किसी एक जगह है भी, मान भी लिया जाए किसी एक जगह है, तो भी वो पूरी दिल्ली की खपत नहीं पूरी कर सकता। इस तरीके से आपका बच्चा खेलता हुआ नजर आएगा अगर आप इसको यहाँ पर भेजते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, खिलाड़ियों को एक एक चीज मिले, अवेलेबल हो, इस बात का ध्यान रखा गया। ग्राउंड ही नहीं, ग्राउंड से जुड़े के अलावा और भी कई चीजों का यहाँ पे अरेंजमेंट किया था। कोच साहब हर एक बच्चे पे पूरा, प्रत्येक बच्चे को जिम्मेदारी से देखते हैं और उसको प्रैक्टिस करवाते हैं।
की गतिविधियों को तो बहुत ज्यादा कवरेज करता हूँ। आमतौर पर बहुत सारे स्कूल विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस स्टेडियम या प्रैक्टिस ग्राउंड बना देते हैं, कुछ एकेडमियां शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये बताते हुए वाकई बड़ा अनोखा सा लग रहा है कि ज्यादातर स्कूल जिम बनाने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बस क्रिकेट का कोई स्टेडियम छोटा सा या एकेडमी बना दी, कोच बैठा दिया, या बैडमिंटन का या बॉक्सिंग का, लेकिन जिम जो एक जरूरी चीज होती है खिलाड़ियों के लिए, उसकी तरफ आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जिम के लिए बच्चे सीखते स्कूल में है और बाहर किसी जगह पे किराए पे लेके आते हैं। बलराज जी के इस आइडिया की वाकई दाद देनी चाहिए कि किसी स्कूल ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जिम भी बच्चों को चाहिए होता है। इन्होंने यहाँ पे जिम भी स्थापित करा हुआ, आप देख सकते हैं, जिम के इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। बच्चे यहाँ खेल के साथ में आते हैं और साथ में प्रैक्टिस करके जिम के द्वारा भी अपने आप को मजबूत बनाते हैं। बलराज साहब, इस बारे में तो वाकई मैं तारीफ करूंगा, कहीं मैंने नहीं देखा स्कूल ने जिम के बारे में सोचा, जबकि जिम भी खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। आपके मस्तिष्क में कैसे ये विचार आया? देखो जी, कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर हो, जैसे हम रेसलिंग करते थे, पहले वार्म अप होने के बाद ये खाड़े में घुसते थे। जी जी तो बच्चे ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो पहले वार्म अप होकर के, गर्म होकर के, वार्म अप का मतलब गर्म होकर के ही ग्राउंड के अंदर उतरना चाहिए। जी। क्योंकि शरीर ठंडा होता है, एकदम तेज खेलेगा, कहीं नस में नस से चनक आ जाती है, उसको बोलते हैं। जी तो इसलिए गर्म होकर वार्म अप होने के बाद ग्राउंड के अंदर उतरना चाहिए। किसी भी प्लेयर को किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर वार्म अप होने के बाद ग्राउंड में उतरते हैं, इसलिए जिम में थोड़े वार्म अप होने के बाद ही ग्राउंड में उतरना पड़ता है। इसलिए जो जिम बनाया खिलाड़ी गया। या जो यहाँ पे सीखने अलग अलग चीज आते हैं, उनको वार्म अप के लिए ही आपने हाँ, दे सब रखा है। वार्म अप के लिए यहाँ पर आते हैं, उसके बाद ही ग्राउंड के अंदर उतरते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ मतलब पूरे भारत में कभी ना कभी हर व्यक्ति जरूरी खेलता है, बचपन से जवानी तक कभी ना कभी तो मौका मिलता है तो बैडमिंटन जरूर खेलता है। ये देश के, सच बताऊं, सबसे ज्यादा खेले जाने वाले, सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेलों में से एक। इसका यहाँ पर भी एक स्टेडियम बनाया गया है, इसी के बारे में पूछते हैं। बैडमिंटन के विषय में यहाँ पर बताइए बलराज जी। बैडमिंटन के हमारे पास 4 ग्राउंड है जी। देहात में आसपास कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, 4 ग्राउंड है। छोटे बच्चे 5 से 10 साल के बच्चे भी यहाँ से आते हैं और बच्चों को एक देहात के अंदर सीखने की चीज मिलती है कि छोटे बच्चे पेरेंट्स उनको लेकर बाहर नहीं जा सकते, दिल्ली स्टेडियम में जाएंगे और कहीं दूर जाएंगे, असुविधा होती है हर काम के लिए। क्योंकि आजकल इतनी भीड़ भी होती, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, तो पेरेंट्स टाइम दे नहीं पाते बच्चों को। लेकिन नजदीक होने के बाद देहात के बच्चे 10 मिनट में, 15 मिनट में पैदल भी आ सकते हैं गाँव से, यहाँ से स्कूटर पे गाड़ी में जल्दी आ सकते हैं। रोजाना कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं? रोजाना 60 से 70 बच्चे इस यहाँ पे अकेडमी के खेले अंदर। हुए बच्चे स्टेट, जोनल वगैरह में भी भाग ले चुके हैं। हाँ बिल्कुल, नेशनल में 3-4 बच्चे उससे मार चुके हैं जी। जी। ये सारी कोच साहब बताएंगे, हमारे स्कूल के बच्चे हैं इतना 4 बड़ा तो। ग्राउंड है ये, लगभग हम जो देख रहे हैं, इतनी जमीन तो सरकारी स्कूल के पास में भी नहीं होती है। ये तो जी 800 गज जमीन के अंदर ये हमारा बना हुआ है। कितने साल हो गए थे बना हुए? ये 2016 में बना दिया था जी। इसका उपयोग दिल्ली, एनसीआर, दिल्ली और आउटर दिल्ली के सभी हाँ, बच्चे कहीं सीखने के लिए कहीं आ सकते हैं जी। ऑल ओवर इंडिया में तो वो होते हैं ना कैंप, जब आते हैं। इसमें सिर्फ जीआर के बच्चे ही आते हैं नहीं, बाहर की अकेडमी से बच्चे शाम को, सुबह शाम, दिन में जीआर के बच्चे खेलते हैं। ये शूटिंग क्लब है यहाँ पर जीआर इंटरनेशनल स्कूल में बलराज जी ने एक शूटिंग सिखाने के लिए, निशानेबाजी सिखाने के लिए भी यहाँ प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। यहाँ बच्चों को निशानेबाजी सिखाई जाती है। एक कोच है, अभी हम उनसे बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये निशानेबाजी के लिए बनाया हुआ प्रैक्टिस है। इसमें किस तरीके से काम होता है, मेरे ख्याल से अगर दर्शकों आपने वो हाल ही में सांड की आग फिल्म देखी हो तो आपने जरूर ये दृश्य देखा होगा, इसी तरीके की प्रैक्टिस करती हुई 2 दादियों को। अब इस विषय में हमें कोच साहब बताने जा रहे हैं। इधर आइए। आशीष? नहीं सर, नितिन पाल। अच्छा। हाँ। नितिन जी, सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे किस चीज का खेल की प्रैक्टिस करवाई जाती है? 10 मीटर एयर पिस्टल की सर। जी 10 मीटर एयर पिस्टल, एयर राइफल। जी। हाँ जी। ये सामने जो लोग दर्शक नहीं जानते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, तो यहाँ पर बच्चों को वो पिस्टल रखकर वो सामने निशाने पे लगाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मतलब पहले पैलेट्स डालना पड़ता है, फिर उसके बाद ऐसे गन उठाइए जी, आप देख रहे हैं जी। इस तरीके से उठाया जाता है जी जी जी। इस तरीके से फायर होता है। ये रेंज बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे खेल हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कोच साहब करके बता रहे हैं कि इस तरीके से होता है, बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। अब हम बलराज जी से बात करते हैं। बलराज जी, मतलब क्रिकेट तो समझ में आता है, लोकप्रिय है, निशानेबाजी इधर आके खड़े हो जाता है।
तो बनाने का विचार कैसे आया स्कूल में? देखो जी, मैंने बताया स्पोर्ट्स के सारे ही अच्छा शूटिंग की बहुत अच्छी, जैसे कई लड़के गोल्ड मेडल लाए हैं, वो दो मेडल लाए अच्छा, हैं इस एकेडमी से ओलंपिक, इससे नहीं, हाँ। ओलंपिक में अच्छा अच्छा कई बच्चे लाए हैं मेडल, जी जी सिल्वर मेडल लाए हैं, ब्राउन लाए हैं। जी। तो एक गांव के देहात के अंदर ये बच्चे सीख सकते हैं, इनमें टैलेंट है बच्चों के अंदर इतना, अच्छा ताकि ये बच्चे देहात से होते हैं, ये प्रैक्टिस के अंदर ये भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं, नेशनल लाएंगे, आगे भी जाएंगे। तो प्रैक्टिस तो हर मैच की होनी कितने चाहिए। साल पहले आपने ये शूटिंग रेंज स्थापित करी? 4 साल पहले की थी। कितने बच्चे फिलहाल मौजूद हैं? इसमें 20-25 बच्चे होंगे, आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये बच्चे बाद में स्टेट में, जोनल में और नेशनल में भी भाग लेते हाँ, हैं? नेशनल में भाग लेते हैं ये बच्चे। बहुत, थैंक यू।